हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। चैप्टर 3 है हमारा आज का हिस्ट्री में एनसीईआरटी से बंधुत्व जाति और वर्ग यानी कि आरंभिक समाज भारतीय इतिहास का ये किस प्रकार का था। वो समाज जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में चलता है। उस समाज के बारे में ये बंधुत्व की भावना ये कैसी थी, ये जाति का सिस्टम वो क्या था उसमें, और वर्ग ये क्या था, ये उस समय के बारे में बताया जाएगा। और इसको जानकारी किस प्रकार ये हमको मिलती है, ये किन माध्यमों से मिलती है। जैसे साहित्यिक माध्यम भी हुए हैं और इसके अलावा अभिलेखीय साक्ष्य भी हुए हैं जिनसे हमको इस समय के बंधुत्व जाति और वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। और समाज में क्या चल रहा था ये एग्जैक्टली तो हमको नहीं मालूम हो सकता, लेकिन किसी समुदाय विशेष या किसी राजा विशेष के बारे में जो साहित्य लिखे गए हैं उन चीजों से हमको ये जानकारी मिलती है कि समाज भी इसी प्रकार का रहा होगा। क्योंकि जो राजा हैं उनका भी एक परिवार है, एक मतलब कि बंधुत्व है, उनमें भी भाईचारा है। तो उन भाइयों में आपस में ये किस प्रकार का विवाद होता था, तो उसी के आधार पर यह हम अनुमान भी लगाते हैं कि समाज में भी इसी प्रकार की विचारधाराएं थी। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक है। पिछले अध्याय में पढ़ा किसने, हम लोगों ने, कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनके लिए अब देखिए, जो आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए वो मैंने बताया था। आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आया, व्यापार में जो है बढ़ोतरी हुई और कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, भूमि विस्तार की भावना आई, साम्राज्य विस्तार की मतलब की भावना आई, महाजनपदों का उदय हुआ। और उनमें एक था मगध, जिसके अंदर राजनीतिक चेष्टा बहुत ज्यादा थी, वो महत्वाकांक्षी था। उसने अन्य महाजनपदों को अपने में आत्मसात कर लिया, अपने में शामिल कर लिया, उनको जीत लिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो है आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। और प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। इनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करते हैं। जैसे मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी इंडिका, कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र लिखी गई, तो उन साहित्यिक परंपराओं से हमको जो है जानकारी मिलती है, उनका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। और इन्हीं ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो हमको बताते हैं कि उस समय का सामाजिक मानदंड किस प्रकार का था, लोगों की किस प्रकार की विचारधारा मतलब की धाराएं थी, सामाजिक मान्यता करती हैं। ये समाज का चित्रण करते हैं, ये समाज का एक चित्रण करते हैं कि समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, इन सभी समाजों में आपस में क्या जो है क्रिया प्रतिक्रिया हुआ करती थी, इनके क्या कार्य थे। तो इस प्रकार से ये साहित्यिक जो है परंपराएं इनका चित्रण करती हैं। समाज के रीति रिवाजों पर टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। इनके द्वारा हमको समाज में कौन कौन से रीति रिवाज चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। फिर है प्रत्येक ग्रंथ अभिलेख, यानी कि जो ग्रंथ हैं वे भी और उसके साथ में जो अभिलेख हैं किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से, जो समुदाय के विशेष लोग होते थे वो उन्हीं की दृष्टिकोण से लिखा जाता था और विशेष वर्ग को लेकर के ही लिखा जाता था। जैसे कि मैंने बताया, जो राजवंश वगैरह होते थे उन्हीं को लेकर के लिखा जाता था, जिनसे हमको अनुमान लगाने में आसानी हो जाती है कि समाज किस प्रकार का था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा और क्या लिखा गया और किनके लिए ये सब लिखा गया। उसके बाद रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ और इसमें भाषा कौन सी यूज हुई है। भाषाएं तो अभिलेखों में, साहित्यों में बहुत प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हुआ है। संस्कृत भाषा जो है बहुत कम ही लोगों के द्वारा बोली जाती थी, ये आम जनजीवन की भाषा नहीं थी। तो किन किन भाषाओं में ये इनका प्रचार प्रसार हुआ।
जैसा कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख जो है लिखवाए और अपने साम्राज्य के हर भाग में उसको जो है गढ़वाया, आसान भाषा में, जो कि जनता के द्वारा अधिकांशतः बोली जाती थी। जैसे प्राकृत भाषा का भी यूज हुआ है अभिलेखों में, जो कि अधिकांश लोगों के द्वारा वो बोलचाल की एक भाषा थी। तो उससे क्या हुआ, जो अभिलेख थे उनसे हमको जो है साम्राज्य विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है, और प्रचार प्रसार का एक माध्यम है वो अभिलेख, जिनसे जो है हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। या एक माध्यम और है, जैसे स्तूप वगैरह, ये जो है अशोक ने बहुत सारे बनवाए। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि अशोक ने जो है 84,000 स्तूप बनवाए थे, और हालांकि मिलते नहीं इतने, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जाता है 84,000। किससे अनुमान ये लगाया जाता है, साहित्यिक परंपराओं से ये मिलता है कि उसने जो है 84,000 स्तूप बनवाए थे। और प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ, इनका किस भाषा का प्रयोग हुआ, और प्रचार प्रसार के लिए एक तो ये था ही, इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं को दूसरे देश में भेजना, जैसे कि अशोक के समय में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। कुछ को चीन भेजा गया, श्रीलंका भी भेजा गया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी भेजा गया, जहां पर इसका प्रचार प्रसार हुआ। अब ये सारी बातें तो पूरे समाज में फैल जाती हैं। अब विद्वानों के सामने ये दिक्कतें आती है कि किस प्रकार से हम समाज का अध्ययन करें। तो इसके लिए महाभारत को सबसे पहले चुना गया। महाभारत 1 लाख श्लोकों से अधिक, मतलब इसमें 1 लाख से अधिक जो है श्लोक हैं, इसको मतलब 1 लाख श्लोक हैं इसमें, और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इसमें कई प्रकार की सामाजिक श्रेणियों का भी उल्लेख मिलता है, और सिचुएशन किस प्रकार की थी इसका भी लेखा जोखा मिलता है। महाभारत कौरवों पांडवों के बीच में एक युद्ध की कहानी है, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, युद्ध कैसे हुआ, उसका अंत क्या हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब हमको महाभारत में देखने को मिलता है। इसकी रचना 1000 वर्ष तक होती रही, एक लंबी प्रोसेस के तहत, एक लॉन्ग टर्म में ये महाभारत बनकर के तैयार हुआ। जय संहिता, सत साहित्री संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कई पार्ट, मतलब कई नामों से इसको जाना गया, इसके अलग अलग कालखंड में, इसीलिए इसको लिखने में इतने वर्ष लगे। और शुरुआत लगभग 500 ईसा पूर्व से इसकी हुई थी। ये ग्रंथ 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। मैंने बताया कौरव और पांडव के बीच में, अभी उस पर हम बात करेंगे। और इसके कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। ये समझने वाली चीज है, इसके कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार विचार के मानदंड तय करते हैं। क्या उस महाभारत में लिखा हुआ है कि समाज में ये विचारधाराएं थी? ये विचारधाराएं इन कौरवों पांडवों में जो युद्ध हुआ, युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनी, युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम क्या हुए, इसी से सामाजिक मानदंड भी तय किया गया। लेकिन सबसे पहले महाभारत का समालोचनात्मक जो है एक संस्करण पहले तैयार किया गया। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, जो कि एक बहुत ही श्रमसाध्य, एक बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन वो संपन्न हुआ कई वर्षों में। 1919 में संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा लिया गया। इनकी एक टीम बनाई गई थी सुकथांकर के नेतृत्व में। ये संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान थे, तो इनको ये काम मिला कि आपको जो है इसको जो है पता करना है, इसका एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना है। उसके बाद जिम्मा दिया गया देश के विभिन्न भागों से महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, जो कि हाथों से लिखी गई थी। तो देश के विभिन्न भागों से इसकी संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, उत्तर से दक्षिण भारत, पूर्व से पश्चिम। ओके, तो इन सारी जगहों से पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। उसके बाद उसमें मिलान किया गया, और जो सेम एक दूसरे से मिल रही थी, जो उत्तर में चल रही थी, जो दक्षिण में, जो पूर्व में चल रही थी, जो पश्चिम में, उनका एक अलग एक जो है एक ग्रुप बनाया गया। आता है देश के विभिन्न भागों से इनको एकत्रित किया गया, और उन श्लोकों का चयन किया गया जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए, और इनका प्रकाशन जो किया गया, जब पूरा वो तैयार हो गया
तो 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया इसका प्रकाशन। 13,000 पृष्ठों में फैला हुआ है, इसके कई सारे खंड बने हैं, प्रकाशित हुए। और इस समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में 47 वर्षों का समय लगा। देखिए किस चीज का अध्ययन करने के लिए? महाभारत का अध्ययन करने के लिए। महाभारत का तो युद्ध हुआ ही, समाज किस प्रकार का था, बंधुत्व किस प्रकार का था, जाति कैसी थी, वर्ग क्या थे, गोत्र क्या थे, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए ही इसका ये संस्करण तैयार किया गया। तो 47 वर्ष में ये कार्य हुआ और पूरी प्रक्रिया में इस पूरी प्रोसेस में दो बातें प्रमुख थी। एक है संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत के अनेक पाठों में इसमें क्या थी, एक समानता थी। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, समानता थी, एक समान। जैसा कि मैंने बताया उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में एक समान थी। तो यानी कि ये सामाजिक मानदंडों को तय कर रहा है कि जैसा यहाँ विचार था वैसा वहां भी विचार था। फिर है महाभारत के अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इनके जो क्षेत्रीय संस्करण तैयार होते थे, जिनमें थोड़े बहुत चेंजेस भी होते थे, बदलाव होते थे, वो भी निकल करके सामने आए, जो कि मूल महाभारत में नहीं मिलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपडेटेड, या उसमें जो है उसको अपग्रेड कर दिया गया है, उसमें कुछ चीजें जो है नई जोड़ दी गई हैं, उस प्रकार के प्रभेद भी सामने आते हैं। उसके बाद आता है कालांतर में पाली भाषा, जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती थी। जैसा कि मैंने कहा कि प्रचार किस भाषा में होगा, रचना किस भाषा में होगा, प्रचार प्रसार किस भाषा में होगा, तो वो पाली भाषा है, बहुत ही ज्यादा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली। पाली प्राकृत तमिल ग्रंथों के माध्यम से परंपराओं का अध्ययन किया गया। उसके बाद बीते समय में अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया गया, चाहे वो संस्कृत का तो हुआ ही हुआ, इसके बाद इन ग्रंथों का भी अध्ययन हुआ ताकि और गहराइयों पर उतरा जा सके। अध्ययन किया गया। संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। ऐसा माना गया है कि जो संस्कृत में लिखे गए हैं वे सबसे ज्यादा प्रमाणिक भी माने गए हैं, लीगल माने गए हैं, ऐसी धारणा रही है। तो क्या ये पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए जो ग्रंथ हैं या अब जो अभिलेख हैं, क्या वो मतलब कि प्रमाणिक नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकांशतः जो सत्यता जो झलकती है, जो देखने को मिलता है, वो संस्कृत में मतलब कि देखने को मिलता है, जो कि एक प्रमाणिक, जो कि भाषाओं की जननी मानी गई है संस्कृत, इसीलिए इसको कहा जाता है कि आधिकारिक माना गया है इनको। उसके बाद आता है बंधुता एवं विवाह। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से, उनका रिश्ता, क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती थी। ठीक है, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे, उनमें भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे कौरव और पांडव, जो धृतराष्ट्र, जो कि धृतराष्ट्र थे, और जो थे क्या नाम उनका, पांडु, उन दोनों का जो परिवार था उसमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। सही बात करते हैं इसको हम लोग, पारिवारिक जनों की गिनती। उसके बाद है एक दूसरे से उनका रिश्ता ये किस प्रकार का था। उसके बाद है क्रियाकलापों में भी भिन्नता देखने को मिलती है या होती है। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं। जो परिवार है एक बड़े समूह का हिस्सा होता है, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। और पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। जो परिवार होता है अपना, जैसे एक परिवार है, ये एक नैसर्गिक संबंध माना जाता है। इनमें आपस में रक्त संबंध होता है और ये संबंध बड़े घनिष्ठ होते हैं, लेकिन इनमें भी कभी कभी बदलाव आता है। वो सिचुएशन, परिस्थितियां कैसी हैं वो तय करती हैं इन रक्त संबंधों को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। उसके बाद इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है, इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया, महाभारत के 2 परिवार जिनके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा था, व्यक्ति विशेष या विशेष समुदाय को लेकर के ये साहित्यों की रचना की जाती थी। राजवंशों को लेकर के ये रचनाएं की गई, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि उसी प्रकार का कैसा समाज था। फिर ये है, मुश्किल हो जाता है।
पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन, महाभारत इसी की कहानी है। बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन, जो भाईचारा है उन रिश्तों में कैसा बदलाव आ रहा है, ये उसी की कहानी है महाभारत। कौरवों के जो पिता थे वो थे धृतराष्ट्र, ठीक है, और पांडव उनके बांधवजन लोग थे, उनके भाई लोग थे। तो क्या था उसके बाद, जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था। और राजा का मतलब है संपूर्ण व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जो और शारीरिक रूप से, दिमागी मतलब के तौर पर वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए था। तो धृतराष्ट्र में ये कमी थी कि उनको दिखाई नहीं पड़ता था। तो उन्होंने अपने छोटे अनुज के पक्ष में वो गद्दी को त्याग दिया। तो पांडु गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन असामयिक एक घटनावश पांडु की जो है मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि उस समय के सारे राजकुमार जो हैं अभी अल्पवयस्क हैं, छोटे हैं, तो गद्दी पर उनको बैठाला भी नहीं जा सकता। तो उस समय में जो धृतराष्ट्र हैं गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता है, ये कौरव भी बड़े होते हैं और पांडव यानी कि पांडु के पुत्र वो भी सब बड़े होते हैं। समाज में लोग, जो पांडव लोग हैं, उनके प्रति ज्यादा सदाचार दिखाते हैं, क्योंकि जो पांडव लोग हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनका नैतिक चरित्र बहुत ही अच्छा था, सदाचारी थे वो लोग। तो उनके पक्ष में वहां की जनता हो रही थी। तो ऐसे समय में जो दुर्योधन है, दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहता है कि आप जैसे गद्दी पर बैठे हो, आप तो अपूर्ण थे, अपूर्ण माने उनको दिखाई नहीं पड़ता था, तो उस दशा में आपको गद्दी पर बैठाला गया। लेकिन इसके बाद क्या, जो ये पांडव लोग जो बड़े हो, मतलब कि बड़े हो रहे हैं, ये भी तो फिर गद्दी के ऊपर दावा करेंगे और प्रजा भी उनको ज्यादा लाइक कर रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि देखिए कैसे इन दोनों में मनमुटाव हो रहा है इस कहानी में, और उस मनमुटाव का परिणाम एक महाभारत, एक बड़े युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। तो ये कहानी थी कि जो बंधुता है उन रिश्तों में कैसे बदलाव आता है। प्रजा पांडवों की ओर मुड़ रही है, तो कौरवों को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद वो धृतराष्ट्र से मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसा क्या। अब पांडु लोगों, वो पांडु राजा थे, तो आपको केवल वो अटेंडम में बनाया गया है, तो आपको तो हटना ही पड़ेगा। उसके बाद जिसकी जनता बस वही राजा। तो इसी को लेकर के दुर्योधन के मन में एक तूफान चल रहा था उसके मस्तिष्क में, और युद्ध के रूप में सामने आता है वो। उसके बाद है परिवर्तन आया, और इसी कहानी है कौरव पांडव में भूमि और सत्ता का संघर्ष। भूमि तो है ही है, सत्ता का संघर्ष की गद्दी कौन प्राप्त करेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ही कुरु वंश से संबंधित थे, लिख लेंगे, ये दोनों ही कुरु वंश से संबंधित थे। युद्ध के उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया, जबकि यह महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। युद्ध हुआ और उसके उपरांत क्या होता है कि पितृवंशिक उत्तराधिकार को, यानी कि पिता जो हैं गद्दी पर बैठे थे, तो उसके बाद उनका बेटा जो है गद्दी पर बैठेगा, ये उद्घोषित किया गया। और ये नियम पहले भी था, ठीक है। महाभारत ने इस आदर्श को केवल क्या किया है, सुदृढ़ किया है। पितृवंशिक उत्तराधिकार को मजबूत करने का काम किसने किया, महाभारत की कथा ने, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पितृवंशिकता में विभिन्नता थी। पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। अगर बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो जो भाई है वही उत्तराधिकारी बनेगा, जाहिर सी बात है, हो जाता था। तो कभी कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे, भाई लोग आपस में। तो कभी स्त्रियां भी सत्ता का उपभोग करती हैं, जैसे कि वाकाटक वंश के बारे में आपने मतलब कि सुनाई है, प्रभावती गुप्ता वाली कहानी, जिसमें वो जो है गद्दी पर भी बैठती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। बेटा नहीं है तो भाई गद्दी पर बैठता है, या बंधु बांधवों में जैसे पिता है तो उसके बहुत सारे बेटे हैं,
तो उनमें से कोई जो है सिंहासन पर बैठेगा, जैसा कि नियम था कि जो ज्येष्ठ जो कि बड़ा है वही गद्दी पर बैठेगा। लेकिन कभी कभी इतिहास में ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि बड़ा तो गद्दी पर बैठ ही नहीं पाता, जो छोटा है वही बैठ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गद्दी पर बैठा है वो महत्वाकांक्षी है, वो बड़े से भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन नियमतः बड़े को गद्दी पर बैठना चाहिए था। उसके बाद कई स्त्रियां भी गद्दी पर बैठती हैं, जैसा कि मैंने बताया वह कटक वंश में प्रभावती गुप्ता। तो ये आपने देखा। विवाह के नियम क्या थे? पितृवंश में पुत्र महत्वपूर्ण थे। जाहिर सी बात है, पितृवंश में पुत्र ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुत्र नहीं होगा तो पितृवंश को आगे कौन बढ़ाएगा, गद्दी पर कौन बैठेगा? ऐसे तो फिर हो चुका कल्याण। तो इसीलिए पुत्र को ज्यादा महत्व दिया गया था पितृवंश में की परंपरा में। पैतृक संसाधनों पर पुत्रियों का अधिकार नहीं माना गया था, लेकिन जैसा कि आपने देखा था अधिकार मिलता है। पिछले लेसन में मैंने समझा रखा है, उसको देखिए। का अधिकार नहीं, अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। अपने गोत्र से जो है बाहर अपनी पुत्रियों का लोग जो है विवाह जो है कर देते थे, यानी कि जिसको कहते हैं बहिर्विवाह। और अंतर विवाह क्या कहलाता है? अपने ही गोत्र में विवाह कर लेना, अपने ही समाज में, अपने ही परिवार में। तो इस प्रकार के विवाह प्रचलित थे। और हाँ, ये हो गया। और अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन जटिल हो गए। नगर जब स्थापित हुए, नए नए नगर बसने शुरू हुए, तो सामाजिक जीवन और जटिल हो गया। जैसे मगध ने बज्जी को जीता, मगध ने पांचाल को जीता, मगध ने अवंती को जीता, मगध ने अन्य महाजनपदों को जीता। तो वहां की जनता जब उस साम्राज्य में आ रही, तो मगध की जनता और वहां की जनता में जो आपस में मेल मिलाप हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? जटिलता समाज में आ रही है। समाज का जो सिस्टम होना चाहिए वो बिगड़ने लगता है। जैसा कि कहा जाता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? एक विदेशी सिद्धांत है, एक भारतीय सिद्धांत भी आता है। विदेशी सिद्धांत क्या कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है शकों, कुषाणों और हूणों से हुई है। जब वो हमारे देश में आए और यहाँ के भारतीयों से जब उनका आपस में संपर्क हुआ, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, रक्त अलग अलग आपस में मिले, तो उससे जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से समाज में जटिलताएं पनप रही थी, आने लगी थी। जैसा कि ये लाइन सेंटेंस आपको बता रहा है, जटिलताएं हुई, विश्वासों व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, लोगों के विश्वास बदलने लगे, लोगों का व्यवहार बदलने लगा, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि समाज कहीं बिगड़ न जाए एकदम से। तो ऐसे समय पे 500 ईसा पूर्व से इनका संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। ये जितनी कथा है, समाज में बदलाव कैसे आया, जीवन कैसे जटिल हुआ, इसका उल्लेख, इसका संकलन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में किया गया है। राजनीति शास्त्र की किताबों में सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति, जो कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में लिखी गई। ब्राह्मणों लेखकों का मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, जिसका पालन सबके द्वारा हो, लेकिन वास्तविकता और थी। उसके बाद जब समाज में जटिलताएं आ गई, तो उसके बाद उस जटिलता को खत्म करने के लिए बहुत से नियम और कायदे कानून बनाए गए, और जिसको लेकर के ब्राह्मण लेखकों ने कहा कि ये सार्वभौमिक नियम है जो कि सब पर लागू होता है। ठीक है, सब पर लागू होता है और जिसका पालन सबके द्वारा हो, लेकिन वास्तविकता और थी। जैसे 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति मिली थी, 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति मिली है, सभी जानते हैं। पहले के 4 विवाह जो है उत्तम माने गए हैं, बाकी के विवाह जो अंतिम लास्ट वाले हैं 4, वो निंदित माने गए हैं। अब आप उसको समझिएगा। संभव है कि ये विवाह उन लोगों में प्रचलित थे, यानी कि बाद वाले 4 विवाह जिनको निंदित माना गया है, जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। तो कई लोग जो थे वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों को स्वीकार नहीं करते थे। तो समाज को सुधारने का काम तो किया गया, लेकिन ये सत्य नहीं है कि उनके द्वारा बनाया गया ये सारा नियम पूरे समाज पर लागू था। ऐसा नहीं है। इसीलिए तो वो बाकी के 4 विवाह को निंदित माना गया है, निंदित, उनको बुरा माना गया है। लेकिन कई लोग
और उसी पद्धति से ही विवाह करते थे, यानी कि उन लोगों को उस ब्राह्मणीय नियम पर विश्वास नहीं था। तो इस प्रकार के बदलाव आपको इस समाज में देखने को मिले हैं और आज भी देखने को मिल रहे हैं। कई लोग नहीं मानते कई मतलब की प्रथाओं को या परंपराओं को जो चली आई हैं। कई लोग कहते हैं कि ये तो ढकोसला है, हम क्यों माने, हम नहीं मान सकते। जैसे पर्दा प्रथा, ये तो पर्दा प्रथा एक क्या था, बहु बेटियों को दुश्मनों की निगाह से बचाने के लिए आक्रमण होते थे तो उनको पर्दे में रखा जाता था, ठीक है। तो इसी को बाद जैसे कि वर्तमान में कई लोग इस प्रथा को अपनाते भी हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये तो केवल एक ढकोसला है, वो मतलब क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं। तो किसी भी विश्वास को मानने वाले दो विचारधाराएं होती हैं, एक मानते हैं एक नहीं मानते हैं, इसी को आप समझ लेते हैं। ओके, उसके बाद आता है स्त्री का गोत्र। यह ब्राह्मण पद्धति है जो 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, यानी कि सामाजिक जटिलता को समाप्त करने के लिए, अपने को बचाने के लिए उन बाहरी तत्वों से जो है गोत्र की पद्धति शुरू हुई, जो ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। ब्राह्मणों को क्या, समाज को, स्पेशली ब्राह्मणों को, ये समझेंगे हम लोग, वर्गीकृत करने की थी। और गोत्र होता है एक जो कोई मतलब कि पूर्वज हैं जिनको हम अपना, जैसे भारद्वाज गोत्र है, वशिष्ठ मतलब कि गोत्र है, तो वो हमारे जो है पूर्वज रहे हैं और उसी से वो परंपरा निकल आई है और हमारा गोत्र उन्हीं से ही जुड़ा होता है। तो ये एक सामाजिक जटिलता को समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, है ना, तो ये गोत्र बनाया गया ताकि समाज बिगड़ने ना पाए, को इसको करने की थी। उसके बाद है प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। प्रत्येक गोत्र, जितने गोत्र होते हैं सब एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है, एक एक गोत्र। इसके 2 नियम थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, सही है। लड़की का विवाह होता है जब दूसरे गोत्र में वो जाती है तो जो पिता वाला गोत्र है वो मान्य नहीं होता है, जो पति वाला गोत्र है वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये सामाजिक जटिलता को खत्म करने के लिए ही चलाया गया एक अच्छा सिस्टम था ये। दूसरा क्या है, एक ही गोत्र में विवाह संबंध नहीं हो सकता है, सही बात है, एक ही गोत्र में वैवाहिक संबंधों को संपन्न नहीं किया जा सकता, ये नियम आज भी प्रचलित है। वो बात अलग है कि जो 4 विवाह निंदनीय माने गए हैं, हो सकता है कि वो इनको ना माने और नहीं मानते हैं, जैसे प्रेम विवाह, तो इसमें तो कोई गोत्र का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसा कि ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, उसमें तो गोत्र चलेगा, यानी कि वो 4 मानने वाले नियमों को मानते हैं, बाकी के 4 जो हैं उन नियमों को नहीं मानते। तो उसी प्रकार से ये दूसरा बिंदु वही कह रहा है कि एक ही गोत्र में विवाह संबंध नहीं हो सकता, लेकिन कई लोग बोलते क्या है कि हो सकता है। क्या इन नियमों का अनुसरण होता था? जैसा कि मैंने कहा, क्या लोग उसको मानते थे? कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। इसके लिए सातवाहन शासकों के नामों का उदाहरण हम ले सकते हैं। इनकी रानियों के नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, उनके पिता के गोत्र थे, ये उनके पिता के गोत्र थे। जैसे सातवाहन राजाओं में नाम मिलता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, तो गौतमी पुत्र वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी। तो गौतमी और वशिष्ठ जो ये नाम आ रहा है ना, ये गोत्र के नाम हैं उन रानियों की जिनकी ये संतानें हैं। तो उन रानियों ने अपने गोत्र को बदला नहीं, बल्कि अपने पिता के ही गोत्र को चालू रखा। तो सातवाहन वंश इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, का उदाहरण है इनका, ठीक है। तो गौतम वशिष्ठ से, और उसके बाद जिससे प्रमाणित होता है कि विवाह के बाद भी पिता के गोत्र को कायम रखा गया, ठीक है। तो मैंने कहा ना, कुछ लोग सामाजिक परंपराओं को मानते हैं, कुछ लोग सामाजिक परंपराओं को नहीं मानते हैं। तो समाज में 2 विचारधारा वाले लोग हैं, थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। बस
इसी सिस्टम को लेकर के हमको चलना होगा और जुड़े रहना होगा। कुछ जुड़ेंगे, कुछ नहीं जुड़ेंगे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 इसके बाद आएगा, सभी जानते हैं पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 मतलब कि 2 ही तो आता है। और मिलेंगे फिर आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।